हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार प्यारे साथियों, सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर मैक सर पर। तो सभी साथियों को भैया वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी साथियों को जो है यहाँ पे एक एक प्रश्न ध्यान से देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ आज की क्लास आप सबकी चलने जा रही है। तो जितने भी साथी जुड़े हैं सभी साथियों को भैया बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार भैया, बहुत ही शानदार, जबरदस्त। सभी साथियों का स्वागत है भैया। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए बहुत ही शानदार प्रश्नों के साथ भैया। जी हाँ, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। पहला प्रश्न आप सभी लोग देखिए। जी भैया, पढ़ने वाले जितने भी लोग हैं सभी साथियों से इतना रिक्वेस्ट है भैया। चलिए आपको एक एक प्रश्न ध्यान से बताना है। चलिए, जय सरस्वती माता, जय महाकाल। सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है भैया। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। आप सभी का ये पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात क्या हो रही है, ध्यान से देखिए। ग्राम पंचायतों के सदस्यों का कार्यकाल साल का होता है। कितने साल का होता है भैया? जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं बातें ना करें, जी हाँ, क्योंकि जो बात करेंगे उनको पढ़ाई समझ में नहीं आएगी। तो आप सभी लोग पूरा जो है कंसंट्रेशन के साथ हर एक प्रश्न देखिए और बताने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अभी से तैयारी जारी रखेंगे तो आपका जो क्लास है, जो आपका तैयारी है, रिवीजन है, बहुत ही शानदार होगा। तो आप सभी को भैया बीच में जो है और फालतू चर्चाएं नहीं करनी है जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, काफी लोगों ने बताना स्टार्ट किया है। जितने भी साथियों का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल भैया शानदार। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बहुत ही शानदार भैया। ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल अपना जो है कंसंट्रेशन बना के रखें। बहुत ही शानदार प्रश्नों के साथ यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी का चुनाव किया है, बिल्कुल शानदार। सभी स्तर के पंचायतों का कार्यकाल प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। बहुत ही शानदार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने क्या है, ध्यान से इसे देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है भैया? कौन दिलाता है? क्लास को भी शेयर करते रहिएगा। जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं, क्लास को आप सभी लोग शेयर जरूर कर दें। बहुत ही शानदार। देखिए यहाँ पर जितने भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी है, बहुत ही शानदार। राज्यपाल जितने भी लोगों ने बताया है बिल्कुल करेक्ट है। यदि हम बात कर लें अनुच्छेद 219 की, तो इसके अंतर्गत राज्यपाल जो होता है वो न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग भैया? कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? तो भैया आप सभी लोग देखिए, अनुच्छेद नंबर 219 के अकॉर्डिंग, ठीक है। बिल्कुल भैया शानदार। आप सभी को हर एक प्रश्न ध्यान से देखना है और उसे बताने का प्रयास करना है, जिससे कि आप सबकी तैयारी जो है अच्छे से हो सके, ठीक है। बहुत ही शानदार। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये है। किसी राज्य के राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं? जी हाँ, प्रसाद प्रयत्न, किसके प्रसाद प्रयत्न के माध्यम से उस अपने पद पर बने रहते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या भैया भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति? तो सबसे पहले आपको समझना है, इसमें जो है आपका भारत का मुख्यमंत्री, इसको हटा दीजिए। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इनको भी हटा दीजिए। और भारत के प्रधानमंत्री, इनको भी हटा दीजिए। बचे कौन? भारत के राष्ट्रपति। ये बिल्कुल करेक्ट है। ये जो है, किसी राज्य के राज्यपाल किसके प्रसाद प्रयत्न के द्वारा अपने पद पर बने रहते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति का सपोर्ट रहता है भैया। भारत के राष्ट्रपति का सपोर्ट रहता है। तो ये चीजें बिल्कुल आप सभी को ध्यान में रखनी है। सद्बुद्धि आपको तभी आएगी जब आप सभी लोग जो है मेहनत करेंगे और भगवान पे भरोसा रखेंगे। तो आप सभी को जो है बहुत हेल्प मिलेगा। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, बहुत ही आपको कंसंट्रेट रहना है और मेहनत से पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। ऑप्शन नंबर जो है डी, जितने भी साथियों का है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बहुत ही शानदार। आप सभी का जो अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से सोशल मीडिया में आप एक दूसरे को देख सकते हैं और बात भी कर सकते हैं भैया? चलिए फटाफट बताइए। जितने भी साथियों ने यहाँ पर बताना स्टार्ट किया है, जितने भी साथियों का भैया ऑप्शन नंबर बी आ रहा है,
बहुत ही शानदार। यहाँ पर स्काइप जितने भी साथियों का है भैया बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन से सोशल मीडिया में आप एक दूसरे को देख सकते हैं और बात भी कर सकते हैं भैया? तो वो है भैया स्काइप। जी हाँ, स्काइप यहाँ पर जितने भी साथियों का है बिल्कुल करेक्ट है, जो उपभोक्ता को इंटरनेट पर वॉइस कॉल, चैट और साथ ही साथ वीडियो कॉल इत्यादि की सुविधाएं प्रदान करता है। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए। अगला प्रश्न आप सभी के सामने क्या है, ध्यान से देखिए भैया। कंप्यूटर तकनीक की पांचवी पीढ़ी किस पर आधारित है भैया? पांचवी पीढ़ी किस पर आधारित है? तो मेरे साथियों, कंप्यूटर तकनीक की जो पांचवी पीढ़ी है वो जो है आधारित है किस पे? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर। यहां पर जितने भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है भैया, बहुत ही शानदार। आप सभी का जो अगला प्रश्न है अच्छा, एक चीज और भी ध्यान में रखना है। यदि कंप्यूटर तकनीक की पांचवी पीढ़ी की यदि बात हो रही है तो पांचवी पीढ़ी कब से मानी जाती है? पांचवी पीढ़ी कब से मानी क्या जाती है, कब से शुरुआत हुई है पांचवी पीढ़ी की? तो सन 1809 से लेकर अब तक के समय को जो है हम लोग क्या कहते हैं? पांचवी पीढ़ी। अब तक के समय को जो है क्या कहा जाता है भैया? पांचवी पीढ़ी कहा जाता है कंप्यूटर तकनीक का। कब भैया? 1989, 1989 ईस्वी से अब तक के समय को। चलिए, बहुत ही शानदार प्रश्नों के साथ अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से चाइना मैन किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, क्रिकेट से, फुटबॉल से या भैया टेनिस से? चलिए बताइए। निम्नलिखित में से चाइना मैन की यदि हम बात कर लें तो चाइना मैन आप सभी को पता होना चाहिए एक स्पिन गेंदबाज होता है। चाइना मैन क्या होता है? एक स्पिन गेंदबाज के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, ये शब्द यूज किया जाता है। चाइना मैन शब्द का प्रयोग जो है क्रिकेट में होता है। भैया होता क्या है, ये जो गेंदबाज होते हैं ये गेंद को स्पिन कराने के लिए अपनी कलाइयों का प्रयोग करते हैं। इन कलाइयों के माध्यम से वो गेंद को स्पिन कराते हैं। यदि हम इंडियन क्रिकेट में बात करें, कुलदीप यादव, आप सभी को इनका नाम पता होना चाहिए। कुलदीप यादव की यदि हम बात करें, ठीक है, कुलदीप यादव की यदि हम बात करें तो ये एक बहुत ही शानदार और मशहूर जबरदस्त ये प्लेयर है। बहुत ही शानदार अपने इस कारनामे से, मतलब चाइना मैन गेंदबाज वाली स्टाइल जो इसकी, इस तरीके से इसने कई सारे इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट विकेट भी लिए हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए आपके इंडिया के एक बहुत ही महान गेंदबाज कुलदीप यादव, ये चाइना मैन गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं। अपने कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल करने में इनको महारत हासिल है। और साथ ही साथ भैया आप सभी को पता होना चाहिए, जिनको ये लोग जो है किसको बॉलिंग करने में ज्यादा सफल माने जाते हैं? जो सीधे हाथ के बल्लेबाज होते हैं, राइट हैंड, मतलब सीधे हाथ के बल्लेबाज होते हैं, उनके सामने गेंद फेंककर टप्पा अंदर की ओर, मतलब जैसे गेंद गिरा तो स्टंप की ओर जाना, ये महारत, ये जो है इनके अंदर ये कला होती है, ये महारत इन लोगों के पास ये हासिल होती है। तो बिल्कुल भैया, जितने भी साथियों का ऑप्शन नंबर जो है बी है, बिल्कुल इसे राइट कर लीजिए। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, ध्यान से देखिएगा। मधुशाला किसकी कृति है? उमर खयाम की, शेख सादी की, गोपाल दास नीरज की या भैया हरिवंश राय बच्चन की? चलिए, बहुत ही शानदार प्रश्नों के साथ आपका ये जो अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन नंबर डी को जो है राइट कर लेना है। हरिवंश राय बच्चन की बात करें तो हिंदी भाषा के एक कवि और लेखक भी थे। और आपको पता होना चाहिए इनकी जो सबसे प्रसिद्ध कृति थी वो आप सभी के सामने है, मधुशाला। जी हाँ, आप सभी लोग इसे राइट करते हुए अगले प्रश्न की तरफ आ जाइए। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। ये मेला भैया फतेहपुर सिकरी में लगता है, कलियार में लगता है, देवा शरीफ में लगता है या गढ़ मुक्तेश्वर में लगता है? चलिए, सभी साथियों को बताना है, क्या आप सभी का यहाँ पे राइट हो जाएगा? तो मेरे जितने भी साथियों ने ऑप्शन नंबर जो है सी का चुनाव किया है, देवा शरीफ में, भैया बिल्कुल करेक्ट है। ये मेला लगता है भैया बाराबंकी। सभी को ये नाम पता होना चाहिए, ये नाम काफी लोग जो है उत्तर प्रदेश से हैं, आप सभी लोग इस शहर को जानते होंगे, बाराबंकी से लगभग 12 किलोमीटर दूर। जी हाँ, बाराबंकी की बात करें भैया,
बाराबंकी से लगभग कितने किलोमीटर दूर? लगभग 12 किलोमीटर दूर ये देवा शरीफ है। कितने किलोमीटर दूर भैया? 12 किलोमीटर दूर देवा शरीफ है और यहीं पर ये मेला लगता है और ये हर वर्ष लगता है भैया। हर वर्ष कार्तिक में ये मेला लगता है, कार्तिक में लगता है। तो आप सभी को ये चीजें बिल्कुल ध्यान में रखनी है और ये बहुत बड़ा मेला होता है। ये बड़ा मेला के रूप में जाना जाता है, ये छोटा मोटा मेला नहीं होता है। काफी संख्या में लोग इस मेले में आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ अग्रसर होइए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। इस बात से तो सभी लोग वाकिफ हैं। जी हाँ, इस बात से तो सभी लोग वाकिफ हैं। अब आपको बताना है इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया। ये चीजें मैंने आपको कई बार बताया है। मेरे जितने भी जो है यहाँ पर भाई बहन है, आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। बहुत ही शानदार। सन 1950 ईस्वी जितने भी साथियों का है, बिल्कुल भैया शानदार, आप सभी लोगों का राइट हो जाएगा। 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी को जो है इसका नाम बदल कर उत्तर प्रदेश रख दिया गया। डेट भी आपको क्लियर होना चाहिए। 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी में मेरे जितने भी साथियों ने बताया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है आप सभी लोग ध्यान से देखिए भैया। यहाँ पर आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण, इसकी बात हो रही है। तो आप सभी लोगों को ध्यान से देखना है, बताने का प्रयास करना है। आप सभी लोग बताइए कि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? भैया आप सभी लोगों को यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लेना है, शाहजहां। जी हाँ भैया, शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां, आप सभी को पता होना चाहिए भैया, शाहजहां ने ही जो है आगरा में जो है ताजमहल भी बनवाया अपनी पत्नी मुमताज के याद में। उनकी मृत्यु जब हो गई थी तो उसने ताजमहल को बनवाया, जो कि आज एक आप सभी लोग समझते हैं विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल है और 7 अजूबों में भी ताजमहल का नाम आता है भैया। बहुत ही शानदार। आप सभी लोगों को अगला प्रश्न ध्यान से देखना है। ध्यान से देखिए, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है भैया। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है श्रावस्ती में, बिठूर में, कालपी में या भैया उपरोक्त में से कोई नहीं। मेरे सभी साथियों ध्यान से देखिए और इसे भी बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर मेरे जितने भी साथियों ने क्या बताया है, मेरे जितने भी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी का चुनाव किया है, बहुत ही शानदार प्यारे। बिठूर उत्तर प्रदेश में कानपुर में है और ये भैया कानपुर से यदि इसकी हम दूरी की बात करें, अगर मान लीजिए ये आपका कानपुर है, जी हाँ एक मिनट, अगर ये आपका कानपुर है, कानपुर से कितनी दूरी पर है? कानपुर से ये भैया आप सभी, आज सभी को मैंने इसके बारे में बताया भी है, बिठूर के बारे में। अभी शायद कल ही कोई ऐसा कोई कोई क्वेश्चन आया था, कल नहीं आया तो दो चार दिन पहले की क्लास में। आप सभी को पता होना चाहिए 24 किलोमीटर दूर है बिठूर से, सॉरी कानपुर से। तो ये चीजें बिल्कुल ध्यान में रखनी है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम जो है बिठूर में स्थापित है। बहुत ही शानदार। आप सभी का जो अगला प्रश्न है ध्यान से देखिए साथियों और इसे भी बताने का प्रयास कीजिए। आगरा और लखनऊ एक्सप्रेस वे हाईवे की जो लंबाई है वो कितनी है? अभी मैंने कल ही इसके बारे में बताया था। आगरा और लखनऊ एक्सप्रेस वे हाईवे की लंबाई लगभग कितनी, नहीं आगरा और लखनऊ के बारे में नहीं बताया था, हमने ग्रेटर नोएडा के बारे में बताया था, ग्रेटर नोएडा से आगरा। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है भैया आगरा और लखनऊ। तो यहाँ पर मेरे सभी साथियों को ध्यान से देखना है। देखिए काफी लोगों ने यहाँ पर सही बताया है। मेरे जितने भी साथियों ने 300 किलोमीटर का चुनाव किया है, बिल्कुल करेक्ट है। यहां पे लगभग में दिया गया है, मैं एग्जैक्टली आपको बताता हूं 302 किलोमीटर भैया। 302 किलोमीटर ये एग्जैक्टली संख्या है। आगरा और लखनऊ एक्सप्रेस वे हाईवे की जो कुल लंबाई है वो 302 किलोमीटर है। ये चीजें बिल्कुल भैया आप सभी लोगों को ध्यान में रखनी है। बहुत ही शानदार प्रश्नों के साथ आप सभी का जो अगला प्रश्न है ध्यान से देखिए भैया। उत्तर प्रदेश के उद्योग में उद्योग बंधु की शाखा की संरचना जो है वो 2 है या 3 है या 5 है या 7 है? मेरे साथियों आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर जितने
जितने भी मेरे साथियों ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है बिल्कुल करेक्ट है भैया। उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की जो संख्या है वो कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं हैं। जिला स्तर पहला हुआ, दूसरा है मंडल स्तर और तीसरा है राज्य स्तर। मेरे साथियों पहला आपका क्या है? जिला स्तर। जिला स्तर आपका पहला हो जाएगा। और मैं बात करूं दूसरे की, तो दूसरा आपका भैया मंडल स्तर। क्या क्या भैया? मंडल स्तर। मंडल स्तर। और तीसरे की यदि हम बात करें भैया, तो तीसरा आपका हो जाएगा, आप सभी को ध्यान में रखना है, ये तीसरा आपका हो जाएगा राज्य स्तर। तो इसी के साथ जो है हम लोग बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आप सभी को एक चीज और ध्यान में रखनी है भैया, क्लास को आप सभी को शेयर करना है। और जितने भी मेरे प्यारे साथी यहाँ पर नए हैं, अभी हमारे इस चैनल पर पहली बार अटेंड किए हैं, पहली बार अग्रसर हुए हैं, तो भैया आप लोग ऐसे ही आगे भी अग्रसर होते रहिए। चैनल को उसके लिए करना होगा सब्सक्राइब, आप सभी को रेड वाला बेल आइकन दिख रहा होगा, उसे आप सभी लोगों को दबा देना है, जिससे कि आप सभी को आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन बिल्कुल भैया आसानी से मिल जाए। ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो मेरे सभी साथियों को ध्यान से देखना है ऑप्शन नंबर बी की तरफ। जी हाँ, बिजनौर को यदि आप सभी लोग देखें तो बहुत ही शानदार आप लोग यहाँ पर झंडा गाड़ देंगे, बहुत ही शानदार। बिजनौर जो है सहारनपुर जनपद कागज, लुगदी और कागज के बने गत्ते के लिए जाना जाता है भैया। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की गई है 5 वर्षीय योजना में, छठी वर्षीय परियोजना, पंचवर्षीय परियोजना में, या भैया 10वीं पंचवर्षीय परियोजना में, या भैया आप सभी का 11वीं पंचवर्षीय योजना में। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर मेरे जितने भी साथियों ने ऑप्शन नंबर सी का चुनाव किया है, 10वीं पंचवर्षीय योजना। बहुत ही शानदार भैया, 10वीं पंचवर्षीय योजना बताने वाले बिल्कुल राइट हैं। अगला जो प्रश्न है ध्यान से देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है भैया? सबसे ज्यादा है तो उसे हम लोग जानते हैं भैया प्रयागराज के नाम से। जी हाँ, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। इलाहाबाद प्रयागराज बात एक ही है, लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखना है, अभी जो है प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वर्तमान नाम आपको पता होना जरूरी है। बहुत ही बहुत ही शानदार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। वर्तमान में भैया उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में लखनऊ की है, ये भी ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में लखनऊ की है, लेकिन 2011 में जब जनगणना हुई थी तो उस समय भैया उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या इलाहाबाद मतलब प्रयागराज में पाई गई थी। चलिए, कोचिंग हब माना जाता है, कोचिंग हब उत्तर प्रदेश का कोचिंग हब, जितने भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं लोग और भी बड़े लेवल की तैयारी करते हैं, वो इलाहाबाद में बहुत अधिक मात्रा में है। कोचिंग हब के नाम से भी जाना जाता है उत्तर प्रदेश का ये इलाहाबाद, या आप कहिए प्रयागराज, लेकिन आपको प्रयागराज से ही संबोधित करना है, क्योंकि प्रयागराज वर्तमान में इसी नाम से ही जाना जाता है, मतलब प्रयागराज ये असली नाम अभी वर्तमान में यही है, तो इसे ध्यान में रखिएगा और आगे भी यही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, किसी व्यक्ति के एक देश से दूसरे देश में जा रहने किसी व्यक्ति के एक देश से दूसरे देश में जाकर रहने की क्रिया को कहा जाता है भैया? चलिए बताइए क्या कहा जाता है, बताइए सभी लोग। वैसे पानी जो है बैठकर पीना चाहिए, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि पानी को अगर आप खड़े होकर पीते हैं तो आपके घुटनों में जो है दर्द जो है होने की संभावना होती है, ठीक है, लेकिन बैठकर पीने से ऐसा नहीं दिक्कत आता है। ठीक है, कोशिश जहां तक हो सके आप लोग पानी बैठकर ही पिए। चलिए चलिए बहुत ही शानदार। यहाँ पर जितने भी मेरे प्यारे साथियों ने ऑप्शन नंबर सी को बताया है बिल्कुल करेक्ट है, आप्रवासन। आप्रवासन
एमिग्रेशन यहाँ पर जितने भी साथियों का है बिल्कुल करेक्ट है भैया। किसी व्यक्ति को एक देश से दूसरे देश में जाकर रहने की जो क्रिया होती है वो आप्रवासन कहलाती है साथियों। ये चीजें आप सभी को बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अगला जो प्रश्न है ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है वन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? गुवाहाटी में, सीकर में, देहरादून में या दार्जिलिंग में? साथियों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है भैया ऑप्शन नंबर जो है सी को बिल्कुल करेक्ट है भैया। बहुत ही शानदार। सी वाले जितने भी साथी हैं, देहरादून जितने भी लोग बता रहे हैं जो कि उत्तराखंड में है, उत्तराखंड की राजधानी भी है। यह वन अनुसंधान संस्था एशिया का एकमात्र संस्थान है। ये भी आप सभी को बिल्कुल ध्यान में रखना है। एशिया का एकमात्र संस्थान है, तो ये चीजें बिल्कुल आप सभी को ध्यान में रखनी है भैया। चलिए बहुत ही शानदार। अगला जो प्रश्न है, सदिया और धुबरी के बीच राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग किस नदी पर स्थित है? गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र या भैया बाराक? चलिए सभी साथियों को बताना है। तो मेरे जितने भी साथियों ने क्या बताया है, ऑप्शन नंबर जो है सी का चुनाव किया है। सादिया और धुबरी के बीच जो है राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग आप सभी लोग कह सकते हैं। जितने भी साथियों का ऑप्शन नंबर ब्रह्मपुत्र आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है भैया। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी या कावेरी नदी? तो भैया प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो सबसे बड़ी नदी भैया गोदावरी नदी है। आप सभी को पता होना चाहिए इसकी जो कुल लंबाई है भैया, इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। कितनी है मेरे साथियों? 1465 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है। तो ये चीजें भैया आप सभी को बिल्कुल ध्यान में रखनी है। महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर जो पहाड़ी है यहां से ये नदी निकलती है। जी हाँ, ये चीजें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक पहाड़ी से ये नदी निकलती है भैया। बहुत ही शानदार। और गंगा की सबसे सहायक उपनदी मानी जाती है भैया। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, फंड मतलब निधियां जो विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश होते हैं क्या कहलाते हैं? इसे हम लोग कर बचत, टैक्स सेविंग या आप सभी के इंडेक्स फंड या बैलेंस्ड फंड या गिल्ट फंड? क्या आप सभी को क्या लगता है भैया? क्या लगता है मेरे साथियों? आप सभी का यहाँ पे राइट हो जाएगा गिल्ट फंड। आपको मैं बताना चाहूंगा वे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक मतलब कि आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। आप सभी को ये चीजें बिल्कुल ध्यान में रखनी है। ऑप्शन नंबर डी को राइट कर लेना है भैया। बहुत ही शानदार। आप सभी का अगला प्रश्न है, साकिया विज्ञान किसके उत्पादन और विपणन से संबंधित है? फूल, चको तरा, फल या भैया अंगूर या सब्जियां? मेरे साथियों यदि हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी की, साकिया विज्ञान सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। आपको ध्यान में रखना है भोजन के लिए आकाशीय पौधे की खेती से संबंधित मुद्दों का अध्ययन जो है किया जाता है। मेरे साथियों यहाँ पर जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर डी है बहुत ही शानदार प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर डी बताने वाले जितने भी साथी हैं बिल्कुल करेक्ट है भैया। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार मेरे साथियों। अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक जो है माना जाता है? बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक या भैया यूको बैंक? चलिए बताने का प्रयास कीजिए। तो आप सभी लोगों ने यहाँ पर बताना स्टार्ट कर दिया है और जितने भी मेरे प्यारे साथियों ने ऑप्शन नंबर सी का चुनाव किया है बहुत ही शानदार। इलाहाबाद बैंक बताने वाले मेरे जितने भी साथी हैं बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक जो है ये माना जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र का ये बैंक है इसीलिए इसे हम लोग सार्वजनिक बैंक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी को राइट कर लीजिए। इसकी स्थापना की बात कर लें तो इसकी स्थापना को जो वर्ष है वो है 1865 ईस्वी भैया।
1865 ईस्वी जो है ये वर्ष है इसकी स्थापना का, जो कि इसका मुख्यालय आप सभी को पता होना चाहिए, इसका मुख्यालय भैया कोलकाता में है। जी हाँ, इसे भी आप सभी को ध्यान में रखना है। ठीक है, हेड ऑफिस कह सकते हैं, मुख्यालय कह सकते हैं, बात एक ही है। चलिए, भारतीय कैलेंडर के अनुसार प्रथम माह है वैशाख का, या भैया श्रावण का, या फाल्गुन का, या चैत्र का। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले भारतीय कैलेंडर की। भारतीय कैलेंडर के अनुसार यदि पूछा जा रहा है तो हम पहले सबसे बात कर लेते हैं भारतीय कैलेंडर कब से माना जाता है, नया वर्ष भारतीय कैलेंडर में कब से माना जाता है। तो वित्तीय वर्ष जो होता है 1 अप्रैल। जी हाँ, आप सभी को ध्यान में रखना है, 1 अप्रैल जो वित्तीय आपका वर्ष होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के समय को, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के समय को हम लोग वित्तीय वर्ष कहते हैं। और ये जो है वित्तीय वर्ष हमारा कहाँ से लिया गया है? वित्तीय वर्ष हमारा हिंदी कैलेंडर, मतलब आपके जो भारतीय कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के समय को भारतीय कैलेंडर में शामिल किया गया है। तो भारतीय कैलेंडर के अनुसार जो है वो आप सभी का पहला महीना जो होता है 1 अप्रैल से लेकर जो है आपका 30 अप्रैल तक। जी हाँ, 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक के समय को जो पहला महीना है उसे वैशाख का महीना कहते हैं, श्रावण का, या फाल्गुन का, या चैत्र का। बहुत ही प्यार से यहाँ पर देखिए सभी साथियों ने जवाब दिया है, जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को चुना है, बहुत ही शानदार। चैत्र का महीना कहते हैं भैया, बहुत ही शानदार, चैत्र का महीना कहते हैं। चैत्र के बाद यदि हम कर्म से चलें, चैत्र के बाद आपका जो फिर उसके बाद आता है वैशाख आता है, फिर ज्येष्ठ आता है। देखिए आपके घर में आपकी माता को, मतलब आपकी माता जी को जरूर इसके बारे में पता होगा। जी हाँ, अगर वो धार्मिक मतलब सभी के घर में जो है आप सबकी जो है माताएं धार्मिक ही होंगी सभी लोगों के घर में, क्योंकि ये जनरेशन भी ऐसा है। पर आने वाला जो जनरेशन है हमें नहीं लगता कि इतने ज्यादा लोग मतलब जुड़े रहेंगे, इन सब चीजों की जानकारी रखेंगे, लेकिन रखना चाहिए। जी हाँ, सनातन धर्म से जितने भी साथी हैं, जी हाँ, आप सभी को पता होना चाहिए, आपके घर में आपकी माताओं को, आपकी बहनों को जरूर इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, जैसे जो पहला महीना होता है वो चैत्र, फिर वैशाख का होता है, फिर ज्येष्ठ का होता है, फिर आषाढ़ का होता है, फिर उसके बाद भैया श्रावण मतलब सावन का महीना आता है, फिर आपका आता है भाद्रपद मतलब भादो आता है, फिर आपका जो अगला महीना होता है उसके बाद उससे हम लोग कहते हैं आश्विन, फिर कार्तिक, फिर आपका आता है मार्गशीर्ष, फिर उसके बाद जो 11वां महीना आता है, हिंदी कैलेंडर के अनुसार हम चल रहे हैं, हिंदी कैलेंडर के अनुसार जो 11वां महीना आता है वो पौष का आता है, फिर माघ का आता है, फिर जो अंत में आता है आपका मार्च का महीना, उसे हम लोग फाल्गुन कहते हैं। जी हाँ, फाल्गुन। तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए, इसके बारे में आप सभी को ये ऑप्शन नंबर डी को राइट कर लेना है। अगला जो प्रश्न है ध्यान से देखिएगा, अगर आपको जो है ये जो सारे महीने हम बताएं, आपको अगर फिर से सुनना है तो अभी जब वीडियो आप लोग जब क्लास खत्म हो जाए तो एंड में 24 नंबर क्वेश्चन पे जाके वीडियो को या तो तुम थोड़ा सा स्लो करके कहीं पर लिख भी सकते हो। ठीक है, जो 1x पे चल रहा है उसे और कम करके, उसे स्लो करके आप कहीं लिख सकते हो। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अगला जो प्रश्न है आप सभी का जो है, भारत में कथक नृत्य के या की मतलब लड़की भी मतलब फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है, तो यहाँ पे बताना है भारत के कथक नृत्य के या की एक शास्त्रज्ञ है सोनल मानसिंह, मल्लिका साराभाई, पंडित बिरजू महाराज, या मेरे साथियों ऑप्शन नंबर डी आपके उदय शंकर जी। चलिए सभी साथियों को बताना है, आप सभी का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा मेरे साथियों। यहाँ पर यदि हम बात कर लेते हैं भारत के कथक नृत्य के एक सशस्त्र पंडित, वो है भैया आपके पंडित बिरजू महाराज। मेरे सभी साथियों को ऑप्शन नंबर जो है सी को राइट कर लेना है। बाकी यहाँ पर और भी कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं,
हैं, इन ये लोग भी अपने क्षेत्र में महारत हासिल किए हैं। जैसे कि आप सभी के सोनल मानसिंह की यदि हम बात करें तो ये भैया भरतनाट्यम, जो कि बहुत ही शानदार, आपको पता होना चाहिए, भरतनाट्यम नृत्य शैली से रिलेटेड है, उड़ीसी नृत्य शैली से भी रिलेट करते हैं। वहीं पर यदि हम बात कर लें भैया पंडित बिरजू महाराज की, तो ये भैया कथक के बहुत ही महान कलाकार हैं, कथक नृत्यज्ञ हैं। तो ये चीजें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। मल्लिका साराभाई की यदि हम बात कर लें तो ये कुचिपुड़ी, जो कि भरतनाट्यम से भी रिलेट करते हैं और कुचिपुड़ी से भी रिलेट करते हैं। और उदय शंकर की बात करें तो ये आधुनिक नृत्य के जन्मदाता हैं भैया, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये भैया आधुनिक नृत्य के जन्मदाता हैं, तो आप सभी को भैया इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आधुनिक नृत्य के जन्मदाता, मॉडर्न युग के जन्मदाता उदय शंकर जी को माना जाता है। चलिए, माना क्या जाता है, ये है। इसी के साथ जो है आज की ये क्लास आप सबकी यहीं पर होती है समाप्त। और आप सभी को आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और भैया आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट और है, आप सभी को अभी जो है तुरंत, जिसके बाद इसी चैनल पर आप सबको रीजनिंग प्रोवाइड होने जा रही है, बहुत ही शानदार रीजनिंग की, ब्लड रिलेशन की एक क्लास आप सभी की होने वाली है। तो तुरंत आप सभी लोग उस उस वीडियो पर जो है आप लोग तुरंत आ जाइए, बहुत ही शानदार प्रश्नों के साथ। वहां पर रीजनिंग के आपके मात्र 10 प्रश्न मैं बताऊंगा, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुरंत भैया रीजनिंग की क्लास में आप लोग जुड़े। सभी साथियों को अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बस 2 से 4 मिनट के अंदर आपकी रीजनिंग चलने वाली है, तो आप सभी लोग तुरंत वहां पर जुड़े। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।